बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ के लिए अयोध्या को मिली 65 बसें। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को लिया निशाने पर। बदमाशों ने भाजपा नेता को भेजा धमकी भरा पत्र। सीबीआई निदेशक ने किए रामलला के दर्शन। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की संपत्ति होगी कुर्क। न्यायालय ने डीएम के आदेश को सही माना। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस ने की मुनादी। शामली में बिना नंबर के डंपरों से अवैध खनन जारी। जिम्मेदार साधे हैं चुप्पी। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ को लेकर अयोध्या डिपो को मिली 65 बसें। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए परिवहन निगम ने भी कमर कस ली है। अयोध्या डिपो को 65 अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई गई है जो श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज जाएगी। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या डिपो अंबेडकर नगर के टांडा, कुशीनगर के हाटा व सुल्तानपुर के कमरिया घाट से बसों का संचालन होगा। इस संदर्भ में परिवहन निगम के एआरएम आदित्य प्रकाश ने हमारे चैनल को बताया। मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस बार महाकुंभ की बड़ी ब्रॉड लेवल पे जो तैयारी की गई है उसमें 65 बसें चलाने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हमारे 2-3 पॉइंट हैं, कमरिया घाट, टांडा और हाटा से हम लोगों को बसें चलाने के लिए निर्देश मिले हैं। उसकी पूरी तौर पे तैयारी हो गई है। सभी स्टाफ की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है और गाड़ियों की तैयारी पूरी कर ली गई है। सारी रंग रोहन भी गाड़ियों का कर लिया गया है। 65 बसेस है। इसकी शुरुआत कब से करेंगे? कब से करेंगे? ये हम लोग 12 तारीख से इसकी शुरुआत कर देंगे। 12 जनवरी से। हाँ, 12 कब जनवरी तक चलेगा ये सब? ये फिर लास्ट फरवरी तक। प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने संकल्प ले लिया है। जहां पहले मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की, वहीं अब गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। इस संबंध में रणजी क्रिकेटर और सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने हमारे चैनल को बताया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश के लाखों लाख खिलाड़ियों की ओर से आभार और धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आज देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है, खिलाड़ियों को भी वो एक अवसर दे रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश खेल के माध्यम से भी और हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा देश की, क्योंकि आज उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की घोषणा की है और उससे पूर्व उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में उसकी भी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किए जा रहे सराहनीय कार्य, और चाहे वो ग्रामीण स्तर हो चाहे जनपदीय स्तर हो, सभी जहां पर अच्छे प्रशिक्षक और अच्छी खेल प्रतियोगिताएं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के लाखों लाख खिलाड़ियों की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब हमें एक अवसर मिलेगा, हमारे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा कि वो अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकें और अपने प्रदेश और देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम कर सकें। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बीजेपी पर नाराज दिखे। उन्होंने हमारे चैनल से कहा, और दहशत है, क्योंकि वो जिस संसदीय क्षेत्र से हम जीते हैं वो मिल्कीपुर उसका पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल, तो इसलिए दहशत में है। और दहशत का ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री 7-7 बार आ गए, उनके मंत्री लोग 16 मंत्री रुके हैं 3 महीना से। आखिर चुनाव तो एक विधानसभा का है भाई, उससे ना तो उनकी सरकार गिरनी है और ना सरकार बढ़नी है। किस प्रकार की दहशत है? इस प्रकार की दहशत है कि इसको ये अयोध्या से जोड़ रहे हैं, लोकसभा से जोड़ रहे हैं, तो ये इनकी सोच गलत होगी साबित। हमें मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, समाज के सभी साथियों वर्गों पर, आदरणीय बुजुर्गों पर, आदरणीय माताओं पर, बहनों पर और सब पर भी यकीन विश्वास है। श्रावस्ती के भाजपा नेता को बदमाशों ने भेजा धमकी भरा पत्र। श्रावस्ती में अब भाजपा नेता भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि इनको जान से मारने का एक धमकी भरा पत्र आज भाजपा नेता को मिला, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है, जहां भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य देव प्रताप सिंह को एक पत्र के माध्यम से जान से मारने का धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। तो वहीं देव प्रताप सिंह इस पत्र के मिलने के बाद डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एसपी और डीएम को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में हमारे चैनल ने जब देव प्रताप सिंह से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया, थोड़ा सा अंदर से भय है, लेकिन अब कप्तान साहब के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है और वह जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कभी ऐसा हमारे साथ कभी घटित नहीं हुआ, लेकिन सडनली जो है अचानक में हमारे पास एक पत्र ऐसा आया है, वो भी अहमदाबाद से चल के आया है और वो भी पोस्ट के द्वारा आया है। तो इसको मैं भाई अन्यथा भी नहीं ले सकता हूँ, हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अब जो कुछ हुआ, और हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी भी नहीं है, बस वही राजनीतिक सिस्टम है भाई, चुनाव है, चलता है, आता है, जाता है, और हमारा कोई अदर कोई बहस या कोई सिस्टम किसी से हुआ नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ बस। लेकिन इसमें यही पत्र में यही दर्शाया गया है कि राजनीतिक सिस्टम से आप शांत हो जाइए, नहीं तो आप बताने के लिए कुछ मतलब रह नहीं जाएंगे। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र से भेंट भी की। इस बीच प्रतिदिन की तरह ही श्रद्धालुओं से मंदिर भरा हुआ है। भीषण ठंड पर श्रद्धालुओं का उत्साह भारी पड़ रहा है और दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार बाराबंकी पुलिस की रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के 3 अभियोगों में 4 सदस्यों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई चल अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 1,73,91,000 रुपए को कुर्क किया गया था, जिसे अभियुक्तगण व उनके परिजन द्वारा अवमुक्त किए जाने के संबंध में किए गए वादों को माननीय न्यायालय ने निरस्त करते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश को यथावत रखा। इस संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने हमारे बाराबंकी से विशेष संवाददाता अंजनी कुमार को बताया, बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट के 4 अभियुक्त, जिसमें से एक मिराज है जो मादक पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार करता है, एक रंगदारी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित करने वाला विक्की उर्फ प्रशांत मिश्रा है, और खनन माफिया के रूप में पंकज यादव और विनोद यादव, ये सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और 14(1) के तहत इनके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के आदेशानुसार कराई गई थी। इन सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने इस संपत्ति को अवमुक्त करने हेतु गैंगस्टर कोर्ट में अपील किया गया था, न्यायालय से अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने पूरी समीक्षा किया। पुलिस विभाग के द्वारा अभियोजन के माध्यम से प्रबल पैरवी की गई। इसके नतीजे में माननीय गैंगस्टर न्यायालय ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश को पूर्ववत बहाल रखते हुए राज्य के पक्ष में संपत्ति को जब्तीकरण कुर्की के आदेश को बहाल रखा है। अब इस पूरे लगभग 2 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई थी, जो इसके ज़मीन वगैरह हैं, इस पर लोक कल्याणकारी कार्य जैसे गरीबों को पट्टा देना, निराश्रितों को आवास देना, इस तरह के कल्याणी कार्य किए जाएंगे। इसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही परिणाम सामने आएगा। ऐसी कार्रवाई जनपद बाराबंकी पुलिस के द्वारा आगे भी जारी रखी जाएगी, जिससे माफिया तत्वों, गैंगस्टर जैसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए और ऐसे आपराधिक तत्वों के मनोबल को तोड़ा जा सके। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार बाराबंकी पुलिस और प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना शारिफ उर्फ सारिफ द्वारा परिजनों के नाम अर्जित की गई अचल संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दे दिया है। इस संबंध में जिले के विभिन्न थानों में गैंग के सरगना और सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सरगना मोहम्मद शारिफ उर्फ सारिफ, सदस्य राशिद, नूरुल हसन और यूसुफ के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर करीब 15-16 वर्षों से आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु
मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा था। वहीं सरगना अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त व उसके सह अभियुक्तों को दिनांक 22 नवंबर 2023 को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी क्रम में जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश पर बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की अचल संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जल्द कुर्क की जाएगी। इस संबंध में बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सारिफ जो मादक पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार करता है, इस पर लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की हुई करीब 5 करोड़ 20 लाख की संपत्ति के जब्तीकरण के आदेश जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के द्वारा किया गया है। यह संपत्ति जनपद लखनऊ में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके उसके द्वारा बनाई गई है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस गिरोह के द्वारा करीब पिछले 15-16 सालों से अवैध रूप से कारोबार किया गया, समय समय पर अभियोग पंजीकृत हुए, लेकिन इस दिशा में इसने गैर जनपद में संपत्ति बनाने का कार्य किया। पूर्व में भी इस गैंग के संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। यह नई संपत्ति की जो जानकारी हुई, इसको भी जब्तीकरण शीघ्र ही करा लिया जाएगा इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में। और जनपद बाराबंकी पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले अपराधी तत्वों के विरुद्ध यह अभियान जारी है और आगे भी इसी तरीके से पूरी निर्ममता से ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इन दिनों शामली में अवैध रेत खनन का धंधा खूब फल फूल रहा है। बिना नंबर के डंपर मिट्टी और बालू की अवैध खुदाई कर रहे हैं। वहीं बिना नंबरों के डंपर की टक्कर से कई मौतें भी हो चुकी हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक ने अवैध खनन को रोकने की जिला प्रशासन से मांग की है और बिना नंबरों के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे वाहनों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। हमारे चैनल को किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक ने बताया। जनपद के अंदर अवैध खनन आम बात हो गई है। मिट्टी हो या बालू हो, रात भर ट्रक और ट्राली सड़कों पर दौड़ते हैं। आपको संज्ञान होगा कि इन गाड़ियों पर नंबर भी नहीं होते और पिछले कई महीनों में 6 से 7 लोगों की जान के नीचे जा चुकी है। मौके पर गाड़ी जो होती है उस पर नंबर भी नहीं होता और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बच्ची ट्रक के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुकी है। लेकिन खनन माफिया कहीं न कहीं प्रशासन पर हावी होते नज़र आ रहे हैं। क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक विषय है। सरकार की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन है, फिर भी बड़ी बड़ी पोकलैंड की मशीनें लगाकर और बड़े बड़े ट्रक लगाकर धरती माता के सीने को खाली करने का काम किया जा रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे भी शामली में हैं जिनका कोई पट्टा नहीं है, फिर भी लगातार वहाँ खनन हो रहा है। खनन अधिकारी ज़िले में क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं। प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। तो रही अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। BS न्यूज़ UP 18 बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।